हाउ आर यू स्टूडेंट्स, वेलकम। हम लोगों ने लास्ट टाइम अल्डिहाइड कीटोन के केमिकल प्रॉपर्टीज की थी। अब हम उन्हीं में से कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की डिटेल्स बताने जा रहे हैं, कुछ खास रिएक्शन की डिटेल्स। जैसे कि नंबर 1 पे मैं लेना चाहूंगा टॉलेंस रिएजेंट के साथ। हम लिखते थे कि अल्डिहाइड जो होते हैं दे रिड्यूस करते हैं किसे, टॉलेंस रिएजेंट को। तो इसको हम सिंपली लिख देते थे ऐसा, और एक सिंपल सी इक्वेशन लिखते थे। लेकिन पूरी बात क्या है कि यहां देखिए टॉलेंस रिएजेंट है क्या। टॉलेंस रिएजेंट किसे कहते हैं? असल में उसकी डेफिनेशन है इट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है, यानी कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का मतलब सिल्वर नाइट्रेट तो है ही, यानी AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट तो है ही, और इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो डाला हुआ है वो एक्सेस में, मतलब खुली मात्रा में डाला है, अधिक मात्रा में। यूं मान लो कि इसके मुकाबले डबल अमाउंट में 2 मोल्स, 2 इक्विवेलेंट्स कह सकते हैं। और उसके बाद हम आगे देखेंगे तो एक कंपाउंड बनेगा AgNH3 इसमें ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसलिए ब्रैकेट में लिखा जा रहा है। इसमें Ag प्लस के रूप में है, अमोनिया का तो 0 चार्ज होता है, ओवरऑल चार्ज प्लस आएगा, और बैलेंस करने के लिए OH माइनस भी रहेगा। इसके अलावा इस सॉल्यूशन में कुछ OH माइनस आयन भी रहते हैं और कुछ नाइट्रेट आयन भी रहते हैं, लेकिन उसको हम टॉलेंस रिएजेंट में नहीं गिनते, वो पानी में डिसॉल्व फॉर्म में रहते हैं। ये जो पार्ट है इतना, असल में ये है टॉलेंस रिएजेंट। तो इसको आप देख लीजिए, इसका नाम क्या होगा, डाइअमाइन, और ये आर्जिमोनियम है, डाइअमाइन आर्जिमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये कंपाउंड है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, चाहे इसको ऐसे कह लो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट या डाइअमाइन आर्जिमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये पूरा टॉलेंस रिएजेंट है। अब इसका रिएक्शन मैं करने जा रहा हूं अल्डिहाइड से। RCHO मतलब अल्डिहाइड, इसमें हमने टॉलेंस रिएजेंट से किया तो AgNH3 और OH लिख दिया, चार्ज भी साथ में भले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें होगा क्या कि ये अल्डिहाइड खुद तो हो जाएगा ऑक्सीडाइज, RCOO नेगेटिव मतलब कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा। और बदले में, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है बेटे, तो बदले में ये इसको रिड्यूस करेगा, रिड्यूस कर रहा है इसका रिडक्शन कर रहा है। इसका रिडक्शन कैसे होगा, यहाँ Ag प्लस के रूप में है, वो Ag0 के रूप में आ जाएगा, मतलब उसकी ऑक्सीजन शेप डिक्रीज कर रही है तो रिड्यूस हो रहा है, और ये अमोनिया फ्री हो जाएगा, प्लस ये H और कुछ OH मिलकर वाटर बनाएंगे। तो ये आपका अल्डिहाइड खुद कार्बोक्सिलेट आयन के रूप में ऑक्सीडाइज हो चुका है, और टॉलेंस रिएजेंट के Ag प्लस को Ag में रिड्यूस कर चुका है, सिल्वर बन रहा है। और ये सिल्वर कहां बनेगा, टेस्ट ट्यूब के अंदर बनेगा। जब हम जिस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन करेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर की दीवार में सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा। अगर शीशे की एक तरफ किसी चीज की लेयर बन जाए, किसी मेटल की या किसी चीज की शाइनी चीज की लेयर बन जाए, तो बाहर से देखने पर मिरर बनता है। तो वो जो टेस्ट ट्यूब का बाहर का किनारा है, बाहर से देखने में वो मिरर की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसको हम कहते हैं सिल्वर मिरर। ये बन रहा है आपका सिल्वर मिरर। इसलिए इसका जो टेस्ट होता है जिसमें हम कि अल्डिहाइड का पता लगाते हैं, प्रेजेंस ऑफ अल्डिहाइड का पता लगाते हैं, अगर सिल्वर मिरर बनता है तो हम कहते हैं कि हाँ, उस दिए गए कंपाउंड में अल्डिहाइड है, और इस टेस्ट को कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। तो इसको हम यहीं पे रोकते हैं, यहां देखते हैं कि इसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। ये बात हमने कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, हमने ये भी देखा था, पढ़ा था कि अल्डिहाइड जो होते हैं वो रिड्यूस करते हैं किसको, फेलिंग सॉल्यूशन को, फेलिंग सॉल्यूशन। अब इसकी भी डिटेल पहले हम एक बार साइड पे चलेंगे। फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है हम यहां देखते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन 2 डिफरेंट सॉल्यूशन से मिलकर बना होता है। एक तो होता है फेलिंग सॉल्यूशन ए, जो कि ब्लू कलर का होता है, और दूसरा होता है फेलिंग सॉल्यूशन बी, जो कि कलरलेस होता है। ये कलरलेस सॉल्यूशन है, कलरलेस है, और ये ब्लू कलर है। दोनों मिलकर ये डार्क ब्लू होता है, लेकिन मिलकर दोनों ही लाइट ब्लू होते हैं। इन दोनों को मिला देंगे ए और बी को, तो फेलिंग सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। अब फेलिंग सॉल्यूशन ए में क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन ए में है कॉपर सल्फेट, ठीक है, और साथ में फेलिंग सॉल्यूशन बी जो है ना, उसमें है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, सोडियम पोटेशियम टार्टारेट। अब ये क्या चीज है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट? इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, CH सिंगल बॉन्ड CH, इस तरफ है COO नेगेटिव, फिर से COO नेगेटिव, और यहाँ पर जो साथ में या तो दोनों सोडियम होंगे, या एक सोडियम एक पोटेशियम, या दोनों पोटेशियम भी हो सकते हैं। हम ऐसे लिख देते हैं सोडियम पोटेशियम, कुछ भी हो सकता है। और इस साइड में भी आइए तो यहाँ पर OH और OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप दो होते हैं इन दोनों कार्बन पे।
तो इस कंपाउंड को हम, अगर मान लो यहाँ सोडियम और पोटेशियम ना होता, हाइड्रोजन होते यहाँ पे COOH होते, कार्बोक्सिल ग्रुप होते, तो इस पूरे को हम तब बोलते हैं टार्टारिक एसिड। उसमें से H+ निकालकर सोडियम और पोटेशियम आ चुके हैं, इसलिए नाम हो गया है सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ टार्टारिक एसिड या सिंपली सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। तो ये है वो मॉलिक्यूल जिसको हम फैलिन सॉल्यूशन B कह रहे हैं। अब इन सबको मिला देंगे, A और B को मिला देंगे और उसके बाद हम यहाँ ले आएंगे, बन जाएगा फैलिन सॉल्यूशन। देखिए, लेकिन जब हम इन्हें मिलाएंगे तो मैं इसको कर रहा हूँ, इनको दोनों को मिला दिया जाता है, दिस प्लस दिस कर रहे हैं, प्लस लिखा और इन दोनों को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि इन दोनों को मिलाने पर क्या होगा। इन दोनों को मिलाने पर एक रिएक्शन होगा इन दोनों के बीच में और बनेगा CH सब कुछ वही है, देखो COO नेगेटिव Na+, जो भी यहाँ आयन होगा यहाँ पर भी वही है। अभी तक सब कुछ सेम दिख रहा है ऊपर से, लेकिन यहाँ पर जो OH है ना बेटे, इनमें से O नेगेटिव रह जाएगा, H+ चला जाएगा, दोनों 2 H+ चले गए। उसके बाद में कॉपर 2+ आ जाएगा, कॉपर 2+ आ जाएगा, यहाँ पे जुड़ा है इनके साथ। कई बार तो यहाँ बॉन्ड दिखा दी जाते हैं, एक ही बात है, 2+ और ये माइनस आपस में खींच के जोड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से कंपाउंड बन रहा है। और उसके बाद ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड बना है, ये आगे फर्दर फिर से टूटेगा और इसमें से हमें मिलेगा CuO। ये CuO मिल जाएगा हमको, ये बाकी पार्ट निकल जाएगा, वो हम दिखाते नहीं, वेस्ट है। ये जो CuO है, इसमें कॉपर की ऑक्साइड +2 है, क्योंकि ऑक्सीजन की -2 है, तो इसे हम कहेंगे कॉपर, या तो बोलेंगे कॉपर 2 ऑक्साइड या क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो हमें मिल रही है क्यूप्रिक ऑक्साइड। अब इस क्यूप्रिक ऑक्साइड से रिएक्शन होने वाला है। तो देखिए, आपने अल्डिहाइड ले लिया, RCHO अल्डिहाइड, और इसमें हमने लिख दिया CuO यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड। याद रहे, इसमें कॉपर +2 ऑक्सीजन स्टेट में है। और इसका जब रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या होगा, ये RCHO जो है इसका बन जाएगा RCOO नेगेटिव। अच्छा होगा कि मैं इस NaOH को भी यही लिख दूं, प्लस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने लिख लिया। ये क्यूप्रिक ऑक्साइड कहां से आ रहा है, ये तो आ रहा है फ्रॉम फैलिन सॉल्यूशन, फैलिन सॉल्यूशन से आ रहा है तो। और साथ में हमने बेसिक मीडियम लिया है NaOH और रिएक्शन करवा रहे हैं, तो अल्डिहाइड हो जाएगा ऑक्सीडाइज और बन जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन। और साथ में ये सोडियम हाइड्रोक्साइड लोगे तो यहाँ Na आ जाएगा। अगर KOH लिया होगा, KOH कोई भी अल्कली लेते हैं, बेस स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH से Na या KOH से K, जो भी लिखना चाहे लिखें, इसका नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोक्सिलेट या सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हम सिंपली लिखते हैं सोडियम कार्बोक्सिलेट बनेगा। ये तो हो गया ऑक्सीडाइज्ड अल्डिहाइड। और उसके बाद में इसको रिड्यूस करेगा, ये हो जाएगा रिड्यूस्ड। तो अगर CuO से रिड्यूस करेंगे तो बनेगा Cu2O। Cu2O में कॉपर +1 स्टेट में है, तो इसे हम कहेंगे क्यूप्रस ऑक्साइड, यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड को क्यूप्रस ऑक्साइड में रिड्यूस कर दिया। और ये आई कहां से थी, फैलिन सॉल्यूशन थे, इसलिए फैलिन सॉल्यूशन रिड्यूस हो गया। हम कह सकते हैं ऐसा, ये लिखा फैलिन सॉल्यूशन रिड्यूस हो चुका है। तो ये है आपकी इसकी डिटेल्स। अब हम थर्ड पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं। जब अल्डिहाइड जो होता है वो रिड्यूस कर सकता है किसको, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को भी कर सकता है। बेनेडिक्ट, उसकी केमिस्ट्री क्या है देखते हैं, सॉल्यूशन, इसकी डिटेल्स केमिस्ट्री क्या है। तो पहले हम इसमें बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की बात करेंगे। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है क्या चीज, तो इसमें हम एक चीज कहते हैं सोडियम पोटेशियम साइट्रेट। देखते हैं जरा, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अब नई चीज कि बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या चीज है। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, इसमें भी 2 पार्ट होते हैं बेटे। एक तो इसमें होता है वही कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है, पानी एक्वस की फॉर्म में, पानी में घुला होता है। ये भी वैसे ही था, एक्वस था। और वैसे ही यहाँ पर वहां था सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ये भी पानी की फॉर्म में था, एक्वस फॉर्म में था, पानी में घुला हुआ। तो यहाँ पर भी एक है सोडियम और पोटेशियम, यानी सोडियम पोटेशियम साइट्रेट है आपकी बात, साइट्रेट यानी साइट्रिक एसिड का डेरिवेटिव, ये भी एक्वस फॉर्म में घुला है। इन दोनों को मिला देंगे तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ये मिला ही रहता है, पहले से ही मिला हुआ आता है, ये दोनों आपस में मिले रहते हैं, प्लस कर दिया। तो इनका स्ट्रक्चर देखो, सोडियम पोटेशियम साइट्रेट का स्ट्रक्चर कैसा है कि आप कार्बन को टेट्रावैलेंट बनाइए ऐसे, यहाँ बीच में कार्बन है और टेट्रावैलेंट का 4 बॉन्ड बना रहा है। 3 तरफ तो आपका COO नेगेटिव होगा, COO नेगेटिव कार्बोक्सिलेट आयन, और एक में होगा O नेगेटिव, ये बना दिया आपने। अब ये नेगेटिव जो भी है, इस O नेगेटिव साथ तो OH ही बना लो, सीधा ही OH ग्रुप है, एक तरफ तो OH ग्रुप है। और यहाँ पर जो है सोडियम या पोटेशियम कोई भी हो सकता है। तो जैसे मैं कुछ में सोडियम लगा देता हूँ, चलो यहाँ सोडियम, और यहाँ मैं पोटेशियम ले रहा हूँ, वहां मैं चाहे तो फिर से सोडियम ले लूँ या फिर से पोटेशियम ले लूँ, कोई भी लगा सकता, तीनों पोटेशियम या तीनों सोडियम या कुछ सोडियम कुछ पोटेशियम, तो नाम होगा सोडियम पोटेशियम साइट्रेट। ये है। अगर यहाँ सब जगह H होता तो ये साइट्रिक एसिड का एग्जाम्पल होता, लेकिन यह बन चुका है सोडियम पोटेशियम साइट्रेट। यहाँ बीच में कार्बन है बेटे।
अब इस सोडियम पोटेशियम साइट्रेट को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये जो चीज है इन दोनों का रिएक्शन हो रहा है, तो इनका रिएक्शन हम यहाँ दिखाएंगे क्या रिएक्शन होगा भाई। इनके रिएक्शन के रूप में यहाँ से O नेगेटिव और H+ है, H+ निकल जाएगा, तो 2 H+ निकल जाएगा और बदले में कॉपर 2+ आ जाएगा। ये कॉपर सल्फेट का कॉपर 2+, ये देखो कॉपर सल्फेट में कॉपर 2+ ही होता है, जैसे यहाँ पर भी कॉपर सल्फेट में कॉपर 2+ था वो यहाँ आ गया था, यहाँ पर भी ये कॉपर 2+ आ चुका है कॉपर सल्फेट से। बाकी ये इस हिस्से में से आप H+ अलग कर दो तो ये O- जो है O- ये हिस्सा होगा O-, और साथ में ये बॉन्ड है, और ये कार्बन जो टेट्रावैलेंट वाला कार्बन इसको दिखा रहा हूँ यूं, ये वही कार्बन है जहाँ टेट्रावैलेंट था, यूं गिरा दिया हमने इसको, और तीनों जगह COO-, यहाँ पर भी COO- और यहाँ पर भी COO-, साथ में सोडियम है तो सोडियम लिख दो, पोटेशियम है तो पोटेशियम लिख दो, आप चाहे तो कैसे भी कर सकते हैं। मैं फिर से यहाँ सोडियम लिख रहा हूँ, तो अगर यहाँ सोडियम तो यहाँ भी सोडियम लिख दो Na+, कहने का मतलब कुछ सोडियम हो गए कुछ पोटेशियम, इस प्रकार से ये बन जाएगा। लेकिन इस पूरे मॉलिक्यूल में ये Na+ और CO- तो बैलेंस है, ये भी माइनस और प्लस बैलेंस है, और ये भी CO Na बैलेंस है, लेकिन ये जो नेगेटिव आयन दिख रहा है आपको, कॉपर पे 2+ है और यहाँ एक नेगेटिव, तो बैलेंस करने के लिए होल ट्वाइस कर देंगे, इसको बोलेंगे कॉपर का कॉपर +2 में तो क्यूप्रिक साइट्रेट नाम हो जाएगा इसका, क्यूप्रिक या कॉपर 2 साइट्रेट भी कह सकते हैं। मैं क्यूप्रिक कह रहा हूँ, कॉपर जब बड़ी वाले ऑक्सीडेट होता है तो क्यूप्रिक कहते हैं, और छोटी वाली में तो क्यूप्रस कहते हैं। ये बड़ी वाली में +2 में है तो क्यूप्रिक साइट्रेट ये कंपाउंड बनेगा, और ये फर्दर और टूटेगा तो इसमें से CuO अलग हो जाएगा, CuO देता है ये, इसमें कॉपर फिर से +2 की फॉर्म में होता है, जैसे पहले CuO मिला था ऐसे अब भी यही मिलेगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड मिलेगा हमें, बेनेडिक्ट से भी वही मिलेगा, जैसे फेलिन से मिल रहा था वैसे बेनेडिक्ट से भी। बाकी फालतू आयन ये साइट्रेट आयन निकल जाएंगे जो पानी जाते रहेंगे, इसका ऑक्साइड इसके साथ रह जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके साथ फिर वही सेम इक्वेशन कि RCHO + CuO+, लेकिन ये वही है एल्डिहाइड, ये तो हो जाएगा ऑक्सीडाइज, और ये वही है क्यूप्रिक ऑक्साइड। ये कहां से आया आपकी बात, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से, बेनेडिक्ट से आ रहा है बेटे, तो लिख देंगे फ्रॉम बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। चलिए आगे चलते हैं, इसमें भी कुछ नया बनाने वाला है अभी, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से आ रहा है, और ये हो जाने वाला रिड्यूस होने वाला है, हम लिख देंगे रिड्यूस हो जाएगा। ये कैसे होगा, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, अब की बार यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं सोडियम कार्बोनेट लिया गया है, सोडियम कार्बोनेट, वहां सोडियम हाइड्रोक्साइड था यहाँ सोडियम कार्बोनेट है, तो होगा क्या, ये जो एल्डिहाइड है फिर से ऑक्साइड होगा RCOO नेगेटिव में, और सोडियम यहाँ से आ जाएगा RCONA बन जाएगा, ये चीज बन जाएगी, और प्लस इसका नाम तो वही लिख देंगे सोडियम कार्बोक्सिलेट, और प्लस ये CuO से पता है आपको Cu2O बन जाएगा, फिर से वही जैसे वहां हुआ था, +1 में आ गया था +2 से, तो रिड्यूस हो गया। और बाकी चीजें जो है वो लिखी जाती हैं, कार्बोनेट आयन निकल जाएंगे, यहाँ से कुछ और भी आयन वाटर वगैरह निकलते रहेंगे, वो लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमने दिखा दिया दिखाने भर के लिए कि ये हो रहा है रिड्यूस, ये हो रहा है ऑक्सीडाइज, और ये हो रहा है +2 से +1 में रिड्यूस। तो इसको मैं सामने लिख दूं, Cu2O बन जाएगा, +1 में आ जाएगा, ये हो गई सारी बात। ये इक्वेशन आप लिख कर आएंगे, तो इसको मैं यहाँ से एक लकीर मारता हूँ ऐसा अलग करने के लिए, ये सब है, इसकी डिटेल यहाँ है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, ये तो हुई केमिस्ट्री, कैसे रिड्यूस करेगा वो टॉलेंस को, फेलिन को और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को, कैसे उनके स्ट्रक्चर होंगे, कभी पूछ लेते हैं बहुत बार कि टार्ट्रेट कैसा होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम साइट्रेट का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे क्या हो रहा है, तो इसको मिटाकर हम आगे बढ़ेंगे। और ये बातें हो चुकी, अब मैं इसको हटा देता हूँ। ये ब्लू कलर जो था ना बेटे, इनका ब्लू कलर था, इसका फेलिन का वो ब्लू कलर डिस्चार्ज खत्म हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़े, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब हम फोर्थ की चलते हैं, फोर्थ चीज पकड़ते हैं। एक चीज और भी ऐसा डिटेल है एक्सप्लेन करने वाला जो कि क्वेश्चन में आता है। बुक्स बहुत सारी इन डिटेल्स को हटा देती हैं, नहीं लिखती हैं, सिंपल रिएक्शन लिख देती हैं, लेकिन क्वेश्चंस में ये सब बातें आएंगी, बिल्कुल आएंगी। तो आपको ये डिटेल्स बिल्कुल याद करके रखनी है, समझ के रखनी है और थोड़ा सा याद भी करना है। अब चलिए अगला थर्ड पार्ट में ले रहा हूँ, फोर्थ पार्ट। एक फोर्थ और रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक रिएक्शन में शिफ्ट रिएजेंट ऐसा वर्ड आता है और शिफ्ट बेस भी आता है। तो ये इन दोनों में अंतर क्या है? पहले आप देखो कि जब रिएक्शन एक होता है, अल्डिहाइड्स का रिएक्शन हो रहा है, तो किसके साथ हो रहा है? अमाइन प्राइमरी अमाइन के साथ। जैसे मैं लिखा RCHO, ये अल्डिहाइड जो है RCHO, इसको मैंने खोल के लिख दिया, डबल बॉन्ड ओपन कर दिया, तो क्या हुआ है? तो वही इसका रिएक्शन मैं कर रहा हूं प्राइमरी अमाइन से, यानी NH2R। RNH2 तो होता था प्राइमरी अमाइन, तो ये 1 डिग्री अमाइन है, इसमें हाइड्रोजन कम से कम एक होना चाहिए। तो प्राइमरी अमाइन जो होता है सेकेंडरी भी हो सकती है, लेकिन टर्शियरी नहीं। टर्शियरी अमाइन में तीनों R होते हैं, हाइड्रोजन नहीं होता है। क्योंकि ये जो H है बेटे, ये H2O निकल जाएगा, इसमें से हमने वाटर निकाल दिया, और वाटर निकालने के बाद ये RCH रहेगा, यहां से O जा चुका है, यहां से हाइड्रोजन, तो इसका O चला गया, डबल बॉन्ड बचा है बेटे।
और इसका H2 निकाल दिया तो NR बचा है। ये जो देख रहे हो आप इमाइन एक तरह का इमाइन कब कहते हैं? जब C डबल बॉन्ड NR हो तो इमाइंस कहते हैं। ऐसी जितनी भी इमाइंस होंगी जो बनेंगी, R का मतलब बदल सकता है, इन दोनों R का R और R' का मतलब बदल सकता है। कभी तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी अल्काइल ग्रुप ले सकते हैं। तो तरह तरह की इमाइंस बनेगी और ऐसी जितनी भी इमाइंस होंगी उनको हम कहेंगे शिफ्स बेस। इनको नाम देते हैं शिफ्स बेस। तो ये एक रिएक्शन था कि जब भी अल्डिहाइड जो है अमाइन से प्राइमरी अमाइन से रिएक्शन करती हैं तो शिफ्स बेस बनाती हैं। तो उसका स्ट्रक्चर ये है। अच्छा, ये तो पहले भी कर रखा है, ऐसा कुछ थोड़ा बहुत बता दिया था, लेकिन इसको हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इसको हम दिखाना चाह रहे हैं शिफ्स बेस जो होता है और एक चीज होती है शिफ्स रिएजेंट, दोनों अलग हैं। उन दोनों को अलग करने के लिए, अलग समझाने के लिए हमने इसको तो दिखा दिया ये ऐसा है। अब इसमें हम दिखा रहे हैं शिफ्स रिएजेंट की बात कर रहे हैं। तो शिफ्स रिएजेंट का एक पूरा टेस्ट होगा। आप देखिए कि शिफ्स रिएजेंट कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट है। हम यहाँ से बनाना शुरू कर रहे हैं। यहाँ तो मैं लिख दिया SO3H यानी सल्फोनिक एसिड ग्रुप। SO3H मतलब सल्फोनिक एसिड ग्रुप। और इन तीन जगहों पर यहाँ बीच में कार्बन है बेटे, और यहाँ पे है बेंजीन रिंग मतलब फिनाइल रिंग। यहाँ हम तीनों जगह पे फिनाइल रिंग लगा देंगे। ये जैसे यहाँ पे SO3H है, वैसे इन जगहों पर भी तीनों जगह पे SO3H होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे हम बीच में NH ग्रुप लगा रहे हैं। NH मतलब अगर यहाँ NH2 होता तो अमीनो ग्रुप होता, लेकिन NH लगा रहे हैं और इसके साथ में SO2H लगा रहे हैं। SO2H यहाँ पर भी SO2H और यहाँ पर भी SO2H को उल्टा लिखा गया है तो क्या हुआ है? तो वही SO2H। ये तीनों चीजें यहाँ पर जुड़ी गई हैं। NH2 SO2H ये लगा दिया गया। लेकिन अगर इसमें से एक थोड़ा सा और डिटेल देखी जाए तो यहाँ पर NH ना होकर अगर एक H+ फालतू और आ जाता है, इन सभी N पे तो लोन पेयर होते ही हैं, लेकिन इस N पे लोन पेयर जो था वो H+ अगर एक एक्स्ट्रा आ चुका है तो NH2 हो चुका है और यहाँ प्लस हो चुका है। इस पोजीशन पे ऐसा रहता है कि इस NH में एक H फालतू है और प्लस चार्ज भी है, जबकि यहाँ नहीं है। तो ये पूरा जो कंपाउंड आप देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं शिफ्स रिएजेंट। शिफ्स रिएजेंट। तो अब आप समझ रहे हो कि शिफ्स बेस जो होता है और शिफ्स रिएजेंट दोनों अलग चीज हैं। ये तो है शिफ्स बेस और ये है पूरा का पूरा जो आप देख रहे हो ये है शिफ्स रिएजेंट। ये है। अब शिफ्स रिएजेंट क्या रिएक्शन कर रहा है वो हम यहाँ दिखाने जा रहे हैं कि अल्डिहाइड के साथ कैसे रिएक्शन होगा, उसको हम कर देंगे भाई। RCHO था तो RCHO रिएक्शन करेगा यहाँ पर आके, कैसे करेगा? अगर मैं इसका रिएक्शन अल्डिहाइड से करता हूँ RCHO, ये अल्डिहाइड ही तो है, तो ये अल्डिहाइड इस तरफ आकर जहां पे NH2+ और SO2H है इस तरफ आकर रिएक्शन करेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि NH-SO2H लिख देंगे। देखो इसको पहले पूरा बनाना पड़ेगा, पूरा पार्ट तो बना लें ऐसे का ऐसा ही। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा आराम से समझ कर बना लीजिए। राइट साइड का पोर्शन सब कुछ सेम है, SO3H वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर जो था NH-SO2H वैसे लिख दिया, यहाँ पर भी वही लिखा NH-SO2H सेम लिख दिया। और लेकिन तीसरा जो था यहाँ था NH2+ और SO2H इतना था। इस पूरे में से अगर हम चाहें तो इतना लिखेंगे NH और SO2 लिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ लिख रहा हूँ NH2 जगह पे NH लिख रहा हूँ और SO2 भी लिखता हूँ, थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं SO2, लेकिन जो साथ में H था एक H भी अब बचा हुआ है, ये H की जगह पर आकर यहाँ अल्डिहाइड अटैक कर देगा, RCHO अटैक कर देगा। तो कैसे लिखेंगे देखना जरा, RCH और यहाँ O कर दिया, यानी डबल बॉन्ड O था वो, उस O को हमने खोल दिया। ये डबल बॉन्ड RCHO का खुल जाएगा, ये वाला RCH डबल बॉन्ड O है, यहाँ भी वही है RCH डबल बॉन्ड O था, ये डबल बॉन्ड खुल जाएगा। एक तरफ तो इससे जुड़ जाएगा SO2 वाले से इसके साथ, और यहाँ पर जो H था वो कहाँ गया, वो इस तरफ ऐड हो गया, यानी एडिशन हुआ है एक तरह का इसके दोनों तरफ। ये जो लास्ट में आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, ये हाइड्रोजन H+ और SO2 ये पूरा हिस्सा, ये H तो जाएगा O के ऊपर, डबल बॉन्ड खुल जाएगा, और बाकी पूरा मॉलिक्यूल SO2 तक ये सब आकर इस तरफ जुड़ जाएगा, कार्बन के ऊपर जुड़ जाएगा। देखो ये डबल बॉन्ड के कार्बन साइड में ये पूरा मॉलिक्यूल जुड़ चुका है, ये कौन सा शिफ्ट रिएजेंट पूरा यहाँ जुड़ चुका है, और ऑक्सीजन के पार्ट पर, इस ऑक्सीजन पार्ट पर हाइड्रोजन भेज देंगे, बस इतना करना है। तो ये हम इस तरह से अटैच कर रहे हैं, और ये जो सारा बन गया है इसका कलर जो है दूसरे कलर, ये जो कंपाउंड बन रहा है इस कंपाउंड का कलर होता है मैंजेटा पिंक, या फिर सिर्फ मैंजेटा कहते हैं या पिंक कहते हैं, पिंक कलर कह देते हैं आसानी से पिंक, या अगर ज्यादा अच्छा कहें तो मैंजेटा कलर कहते हैं, मैंजेटा कलर। जो कलर को ज्यादा अच्छा पहचानते हैं उसको मैंजेटा कलर बोलते हैं, और अगर आमतौर पे कहना है तो पिंक जैसा दिखता है इसलिए पिंक कलर कह दिया जाता है। तो ऐसा कलर अगर आता है तो समझ लीजिए कि अल्डिहाइड प्रेजेंट है। शिफ्ट रिएजेंट का यूज क्या है, अल्डिहाइड का पता लगाने के लिए है।
यानी एल्डिहाइड का रिएक्शन होता है शिफ्स रिएजेंट से, लेकिन यहाँ पर एल्डिहाइड का रिएक्शन शिफ्स बेस से नहीं हो रहा है। शिफ्स बेस तो बनता है, शिफ्स बेस एल्डिहाइड से बनता है, जबकि शिफ्स रिएजेंट एल्डिहाइड से नहीं बनता। कहीं पर भी एल्डिहाइड है ही नहीं इसमें। इसका तो रिएक्शन एल्डिहाइड की प्रेजेंस करने के लिए होता है। तो ये होता है यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ किसका, एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स का पता लगाने के लिए इसका यूज होता है शिफ्स रिएजेंट का, जबकि शिफ्स बेस का यूज ऐसे नहीं है। इसका यूज तो है एल्डिहाइड से बनता है, ये यूज नहीं, ये एल्डिहाइड से बनता है। और ये भी एक रिएजेंट है इंपॉर्टेंट, लेकिन इसका अलग चीज है। तो ये दोनों में अंतर आप देखिए, इसको हम मिटा देंगे और पांचवी बात के ऊपर आएंगे। तो इसमें मैं ए और बी पार्ट में बांट रहा हूं इसको। ए में तो हमने शिफ्स बेस की बात की और बी में हमने ये वाली बात की, शिफ्स रिएजेंट की। यहाँ टिक कर देता हूं ताकि बाद में बार बार अलग से मालूम पड़े कि दोनों में क्या अंतर है। अब हम पांचवी बात करते, बहुत सारे बच्चे इनको सेम समझ लेते हैं, शिफ्स रिएजेंट शिफ्स बेस, उसी को कंफ्यूज करके इसके रिएक्शन में ये लिखाएंगे और इसमें वो। तो ऐसा नहीं करना है। बुक्स में ये रिएक्शन भी लिखा नहीं होता है, सीधा लिखा होता है कि इसकी जगह पे एक वर्ड लिखा था शिफ्स रिएजेंट प्लस एल्डिहाइड और आगे पिंक और मेजेंटा कलर, लेकिन पूरी डिटेल ये रही। अगर पूछते हैं, बिल्कुल पूछेंगे, कई तरह के क्वेश्चन में आने वाला है। तो चलिए इसको मिटाकर अब मैं चल रहा हूँ अल्डोल कंडेंसेशन की थोड़ी डिटेल्स के ऊपर चलना चाहता हूँ। वो भी एक इंपॉर्टेंट बात है इन रिएक्शन में, उसके ऊपर भी कुछ डिटेल्स हैं। मैं एक नया पेज यूज करूंगा, मतलब नया फ्रेश जगह यूज करूंगा, फिर से पूरा बोर्ड चाहिए। अल्डोल कंडेंसेशन पढ़ चुके हो आप, मैंने उसकी डिटेल्स वहीं पर दे दी। पिछले वीडियो में आप अल्डोल कंडेंसेशन की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। कुछ अलग बातें हटके कहना चाह रहा हूं कि जैसे देखिए एल्डिहाइड, सॉरी जो हम कह रहे थे, जो भी इसका नाम है छठा पार्ट है रिएक्शन का, छठी तरह की बात कर रहे हैं कि अल्डोल कंडेंसेशन जब होता था, एक सेकंड रुकिए। तो अल्डोल कंडेंसेशन में एक क्वेश्चन आता है, बहुत बच्चे पूछते भी हैं, मेरे एक बढ़िया बच्चे ने पूछा भी, हर साल पूछता है कोई ना कोई। वो रिएक्शन क्या पूछा या क्या आता है जनरली कि अगर मान लीजिए अल्डोल, आप पहले सिंपल बात जानते हैं कि अल्डोल में होता क्या है कि इसमें दो अल्डिहाइड्स होते हैं या कीटोन्स भी हो सकते हैं, टू अल्डिहाइड्स और कीटोन्स, एस लगा देता हूं, टू अल्डिहाइड्स और कीटोन्स जिनमें विदाउट अल्फा, सॉरी विद अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये कंडीशन थी इसकी, कंडीशन नंबर 1 थी और कंडीशन नंबर 2 क्या थी कि इसमें हम, यहां लिखता हूं, कंडीशन नंबर 2 थी कि इसमें हम डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH या KOH लेते हैं, डायरेक्ट फॉर्म में लेते हैं। ये दोनों सी कंडीशंस हैं। तो ऐसे एल्डिहाइड कीटोन होने चाहिए। इसके रिएक्शन भी हम करवा चुके हैं, जनरल रिएक्शन भी, और कई एग्जांपल्स करा चुके हैं। लेकिन अब जरा अलग हट के बात पे आते हैं कि अगर मान लीजिए दो एल्डिहाइड ऐसे हों या दो कीटोन ऐसे हों, कीटोन ही लेते हैं, कि जो दोनों एल्डिहाइड या कीटोन अलग अलग हों, मतलब कि सेम ना हो। अगर दोनों एल्डिहाइड सेम ना हो, दोनों कीटोन भी सेम ना हो, अलग अलग हो। सपोज करो मैं एक एल्डिहाइड लेता हूं, कीटोन लेता हूं, ऐसे करता हूं। जैसे हम बात करते हैं जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड यानी क्रॉस्ड अल्डोल कंडेंसेशन। सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन कौन सा होता है जिसमें दोनों एल्डिहाइड सेम होते हैं। क्रॉस कौन सा होता है जिसमें दोनों अलग अलग होते हैं। और इंट्रामोलिक्यूलर की बात अलग कि उसमें एक ही मॉलिक्यूल होता है, उसमें दो दो एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, उसको हम नहीं कर रहे हैं बात। हम कर रहे हैं मिक्स्ड या क्रॉस्ड, जिसमें कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करेंगे। तो जैसे मैं एक तो लेता हूं, सपोज करो कि CH3CHO, CH3CHO, ये एल्डिहाइड है ना बेटे, हाँ इथेनॉल है ये, ठीक है, एल्डिहाइड ले लिया, कोई भी एग्जांपल एल्डिहाइड कर लीजिए। प्लस हम एक कीटोन भी लेते हैं भाई, तो जैसे मैं कीटोन ले रहा हूं कि CH3CH3CO, ऐसा ले लेते हैं, सिंपलेस्ट केस। ये एसीटोन है बेटे, 3 कार्बन का डबल बॉन्ड है, कीटोन है। तो कीटोन मतलब कौन सा, ये है तो कीटोन ही, एसीटोन है ये। अच्छा, और ये क्या है, इथेनॉल, इथेनॉल इसका आईपीसी नेम है। वैसे ये एक एल्डिहाइड है और उसका नाम एसीटोन है, और वैसे ये एक कीटोन है। तो साफ साफ लिखते हैं एक बार, एसीटोन है ये और कीटोन। चलिए, ताकि बाद में भी कोई दिक्कत ना आए बच्चे को देखते समय, हम इसको ऐसे लिखते हैं। अब इनका रिएक्शन होगा किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, डाइल्यूट। तो क्या होता है, हमने बताया था कि इनमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ये CHO ग्रुप का जो पड़ोसी कार्बन होता है, ये वाला, इसमें अल्फा कार्बन कहलाता है। और इसके ऊपर जो हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, जैसे कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। और यहाँ पर भी ये CO ग्रुप जो होता है, इसके पड़ोसी कार्बन को, इसको भी अल्फा कहेंगे और इसको भी अल्फा कहेंगे, और इस अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको। तो ये दोनों ही मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन है, और कंडीशन भी यही थी कि विद अल्फा हाइड्रोजन लेना है अपने को। अब दोनों मिक्स्ड की बात हो रही है, हम मिक्स्ड अल्डोल कंडेंसेशन की बात कर रहे हैं, ध्यान रहे। किसी को, बच्चे को अगर इसमें कंफ्यूजन है कि ये सिंपल और मिक्स्ड या इंट्रामोलिक्यूलर अल्डोल क्या होता है,
तो पहले पिछले वीडियो को ऑन करिए, उसको देखिएगा समझ कर, फिर दोबारा आइएगा और फिर आपको बेटर समझ में आएंगी बातें। अब चलते हैं। तो देखो रिएक्शन क्या हो रहा है, हमने कहा था इनमें अल्डोल बनता है। तो अल्डोल कैसे बनता है, देखो एक का अल्फा हाइड्रोजन दूसरे के ऊपर जाता है, यही होता है। तो देखो अगर मैं मान लो इसका अल्फा हाइड्रोजन वहां भेजूं तो क्या होगा, या उसका यहाँ भेजूं तो क्या होगा, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। इसका अल्फा हाइड्रोजन उसके ओ बॉन्ड ओ पे जा सकता है, या उसका अल्फा हाइड्रोजन इसके ऊपर भी आ सकता है। तो करके देखें जरा, पहले इसको देखते हैं। ये CH3CHO था, CH3CHO था, ठीक है। ये डबल बॉन्ड ओ को यहाँ लिख दिया हमने, और इस डबल बॉन्ड को लिख ही देते हैं। ये इसको हमने ऐसे लिख दिया CH3CHO, और दूसरा ये था CH3CO भी था, इसको लिख दिया हमने CH3C डबल बॉन्ड O CH3। अब क्या होगा, ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, और इसका अल्फा कार्बन यहाँ होगा, ठीक है। अगर एक को लेते हैं, एक का अल्फा हाइड्रोजन यहाँ चला जाए तो CH2 हो जाएगा बेटे, और इसका H वहां चला जाएगा, और ये बॉन्ड खुल जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ऐसे, यहाँ का H वहां चला गया और यहाँ का डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ठीक है ना। तो ये बनना चाहिए। और इसमें आप देखो कि ये ऑल है और ये कार्बोनिल ग्रुप भी है, तो इसको हम बोलेंगे अल्डिहाइड, तो बोल नहीं सकते, ये तो कीटोन है, तो कीटोन और ऑल कीटोल बोलेंगे क्या, नहीं, इसका जनरल नाम वही रहता है, अल्डोल ही बोल देते हैं। हालांकि इसमें अल्डिहाइड ग्रुप नहीं, कीटोन ग्रुप है, लेकिन नाम एक जनरल बन गया ना बेटे, अल्डोल बोला जाता है। ये एक प्रथा पड़ गई कि अल्डोल ही एक तरह का अल्डोल बन जाएगा भाई। लेकिन इसके साथ साथ एक पॉसिबिलिटी और भी तो है, दूसरी पॉसिबिलिटी देखें, क्या पता वो बेटर हो, क्या पता ये गलत हो। तो अगर मान लीजिए इसका पहले वाले का अल्फा हाइड्रोजन उस पर जाए तो तब क्या होगा, तब हम इसे पहले लिख लेंगे, ये एसीटोन को पहले लिखते हैं CH3CH3C डबल बॉन्ड O लिख दिया भाई हमने। और इसके ऊपर हम इसको थोड़ा सा और मैं अपने ढंग से लिखना चाहता हूं, तो इसको ऐसा कर रहा हूं, C डबल बॉन्ड O तो लिख ही दिया, यहाँ पे भी CH3 लगा दिया और इस तरफ भी CH3, वही चीज है एसीटोन। और इसमें अब मैं दूसरा मॉलिक्यूल जो ये है CH3CHO यहाँ लिख रहा हूँ, CH3CHO, कुछ भी चेंज नहीं, दोनों चीजें अभी तो मैंने वैसी वैसी लिखी हैं, बस अब पहले वाले को बाद में और बाद वाले को पहले इंटरचेंज कर दिया। अगर इसका अल्फा हाइड्रोजन, अल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन वहां शिफ्ट होता है तो यहाँ से CH3 से रह जाएगा CH2, और यहाँ का H वहां चला जाएगा, और वो डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ बीच में आ जाएगा। अब फिर से OH और अल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है, तो बन तो ये भी अल्डोल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों में से कौन सा बनेगा, इन दोनों में से कौन सा बनेगा। यहाँ हमने कीटोन के डबल बॉन्ड O के ऊपर रिएक्ट कराया है, अटैक करवाया है हाइड्रोजन को, और यहाँ पे हमने अल्डिहाइड के डबल बॉन्ड O के ऊपर अटैक करवाया है, इसका H वहां ट्रांसफर किया है। लेकिन अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, ये भी एक बात है। तो यहां पर हम लिख रहे हैं अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। अल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं, इन रिएक्शन में, जब डबल बॉन्ड इन एडिशन रिएक्शंस। तो यही लिखता हूं इन एडिशन रिएक्शन, जब एडिशन रिएक्शन होते हैं तो एडिशन रिएक्शंस में अल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव कैसे होते हैं, आओ देखें। अल्डिहाइड होता है RCHO, तो इसको मैं लिख रहा हूं RCHO, ये अल्डिहाइड है बेटे, और कीटोन को भी ऐसे लिखते हैं RRCO, कीटोन है ये। इसमें कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेट डिफरेंस होता है, तो कार्बन में डेल्टा प्लस होता है और O पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ भी ऐसे है, वो कार्बन में डेल्टा प्लस और O में डेल्टा नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही R ग्रुप है, और R ग्रुप क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पर भी दो R है, तो दो बार दिखाएंगे प्लस आई इफेक्ट, यहाँ प्लस आई इफेक्ट दो बार हो रहे हैं, तो इस ये एरो ही अपने आप में बता रहा है कि प्लस आई इफेक्ट हो रहा है। यहाँ एक ही बार हो रहा है, वहां दो बार हो रहे हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहे हैं, तो यहाँ प्लस चार्ज कम हो जाएगा, यानी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। और कार्बन पे प्लस चार्ज डिक्रीज हो गया तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक नहीं कर पाएगा, जबकि यहाँ पे प्लस चार्ज ज्यादा है और यहाँ प्लस चार्ज छोटा हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा, ऐसे कह देंगे, यूं हो जाएगा। और जब ये बॉन्ड टूटेगा इस तरफ को, अभी तक तो चलो ऐसे दिखा दिया हमने, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इसमें प्लस चार्ज थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि कम इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, दो तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये प्लस चार्ज बहुत कम हो जाएगा। और उसको हम लाइनों में लिख सकते हैं बात को, और हम कहेंगे कि यहाँ पर क्योंकि कार्बन पे प्लस चार्ज ज्यादा है तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक ज्यादा होगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो इस कार्बन पे अटैक इजी करेगा, यानी मोर न्यूक्लियोफिलिक अटैक। इस केस में क्यों हो रहा है, क्योंकि इस केस में एक बात और भी है, मैं इसको और अच्छा लिखना चाह रहा हूं कि अब मैं बोल चुका हूं कि यहाँ R ग्रुप एक ही है, प्लस आई इफेक्ट कम हो रहा है, तो कार्बन पे प्लस चार्ज बड़ा होगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो उसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक ज्यादा होगा और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, क्योंकि पहले न्यूक्लियोफाइल आएगा, बाद में इलेक्ट्रोफाइल भी आएगा O के ऊपर, वो हम पढ़ चुके हैं पहले ही। तो पहले न्यूक्लियोफाइल C पे जुड़ेगा और इलेक्ट्रोफाइल O पे, लेकिन न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक कर रहा है तो उसके ऊपर तो सारी फर्स्ट स्टेप के ऊपर तो वो स्लो स्टेप है, इसलिए उसके ऊपर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इसलिए क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक कर रहा है
और वहां पर दो दो R से प्लस इफेक्ट स्ट्रांग हो रहा है, जिसके कारण कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं R से, तो प्लस चार्ज घट जाएगा और उसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक कम होगा। तो यहाँ पर हम यूं भी कह सकते हैं कि इस केस में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लार्जर है, ऐसे लिख देते हैं पूरी बात। यहाँ पर हाइयर डेल्टा प्लस चार्ज ऑन कार्बन, देयरफॉर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफिलिक अटैक। और वहां पे अब पता है कि उससे उल्टा होगा, यहाँ पर प्लस इफेक्ट भी कम हो रहा है, वहां प्लस इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, तो वहां पर डेल्टा प्लस चार्ज यहाँ तो हाइयर था, वहां कम रह जाएगा। इससे ऑपोजिट लिख देंगे कि लोअर डेल्टा प्लस चार्ज ऑन कार्बन, सो वीकर न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग अटैक करेगा तो फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जल्दी होगा। इसीलिए हमने यहाँ लिखा है कि एल्डिहाइड्स में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पूरा लिख देता हूं, इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। उसका रीजन हमने यहां लिख दिया, रीजन। कुछ बातें यहां देखिए, कुछ मैं बोल रहा हूं वीडियो में, उसको सुनिए, उसके कारण ये लिखा गया है सारी बात। तो ये हो गया आपका। इसका मतलब साफ है कि जो अल्डिहाइड ग्रुप के ऊपर CO बॉन्ड पे जल्दी अटैक होगा, तो ये अल्डिहाइड ग्रुप था और ये कीटोनिक ग्रुप। अल्डिहाइड पे ज्यादा अटैक होगा, मतलब ये कंपाउंड बनेगा और ये नहीं बनेगा, क्योंकि इसके ऊपर अटैक कम हो रहा है। कीटोन वाले के डबल बॉन्डों पे ऐसे एडिशन कम होगा और इस डबल बॉन्डों के ऊपर एडिशन स्ट्रॉन्गर होगा, तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। इसमें हालांकि यहाँ पर ऑल ग्रुप है अल्कोहलिक और यहाँ कीटोनिक ग्रुप है, लेकिन इसको हम बोलते हैं कीटोल नहीं, अल्डोल ही बोल देते हैं। हालांकि है तो ये कीटोल, लेकिन एक जनरल नाम पड़ा है, अल्डोल बोल देते हैं। जैसे आपको याद होगा कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता था, लेकिन कॉमन नाम उसका लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से ही उसको ब्रॉडली जाना जाता है। ऐसे इसमें भी बन तो कीटोल रहा है, यहाँ कीटोन है और यहाँ OH है, तो बन तो कीटोल है, लेकिन ये रहेगा। अब इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि जब भी हमारा एल्डोल कीटोल बनता है तो उसमें एक आगे एक रिएक्शन और हो सकता है, लेकिन वो कैसे होगा, जैसे मैं इस बात को तो कर चुका, ये बात हमने कह दी। अब एक नई बात और, ये पॉइंट टू बी नोटेड। सेकंड पॉइंट आप ये देखिए कि एल्डोल कंडेंसेशन में, जैसे मैं एक सिंपल केस लेता हूँ, CH3CHO के 2 मॉलिक्यूल ले लिए, 2 मोल्स, और वही डाइल्यूट NaL से कर दिया, तो इस केस में क्या होगा, एक CH3CHO को हमने लिख दिया, ये डबल बॉन्ड होता है यहाँ पे, ओपन कर दिया, और दूसरा CH3CHO का H हमने हटा दिया, CH2CHO लिख दिया, H कहाँ गया, वहां ट्रांसफर हो गया बेटे, और ये जुड़ गया, ये अल्डोल बन गया। देखो अल्डोल, अल्डोल ये तो बनता ही था, ये अल्डोल कंडेंसेशन है, ये अल्डोल कंडेंसेशन यहां तक तो हो ही रहा था। हमने मीडियम कौन सा लिया था, बेसिक मीडियम। लेकिन अगर अब मैं इसके बाद एसिडिक मीडियम करता हूं, यानी कि H2O/H+, एसिड हाइड्रोलिसिस कह दो, तो उस केस में क्या होगा, ये इसको हम सिर्फ H+ लिखना काफी है कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, मतलब एसिड डाल दिया अपन ने, एसिडिक मीडियम कर दिया, तो उसकी ब्रांच में यहां से H और यहां से OH, ये OH जो है और यहां से H निकल जाएगा, तब बनेगा CH3CH CH2 CHO था, तो यहां से H और यहां से OH निकाल दो, ये वाटर निकल जाएगा और यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये क्या बना है बेटे, इन, डबल बॉन्ड इन आ रहा है, और ये अल है, अल्डिहाइड, इनल। इसको इनॉल से कंफ्यूज मत करना। अगर ये इनॉल बनता, यहाँ अल्कोहलिक ग्रुप होता, OH ग्रुप होता, डबल बॉन्ड के साथ में अगर OH होता तो इनॉल बनता, और इनॉल में तो कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म मतलब टॉटोमेरिज्म होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप नहीं है, अल्डिहाइड ग्रुप है, तो डबल बॉन्ड के पड़ोस में अगर अल्डिहाइड हो तो इनल बनेगा, इनल ये है। लेकिन ये तब बनता है जब आगे एसिडिक मीडियम हो। अगर बेसिक मीडियम होगा तो रिएक्शन यहीं तक हो जाएगा, जैसे कि हम अल्डोल में यहाँ तक दिखाते ही हैं, पर एसिडिक मीडियम अगर बाद में उसमें थोड़ा एसिड डाल दें तो फिर आगे बढ़ता है, इनल बनता है। ऐसा ही कीटोन में बन सकता है, अगर हम 2 कीटोन्स देते हैं तो यहाँ पर कीटोन ग्रुप और OH आता, तब हमारा फिर यहाँ डबल बॉन्ड होता, तो ऐसा होता, कीटोन तो रहता ही, लेकिन आगे ये, तब हम इसको कहते हैं इनोन। इनोन, जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाई दूं कि आपका ये कीटोन है, C डबल बॉन्ड हो CH3CH3, एसीटोन एक तरफ कीटोन ही, ये तो हमने एल्डिहाइड लिया था और ये कीटोन ले रहे हैं। 2 मॉलिक्यूल कीटोन के लेके देखें, कॉमा कॉमा का मतलब सेम रिएक्शन चलेगा, तो इसमें क्या होगा, एक को तो हम CH3 C डबल बॉन्ड O को ऐसे लिखते हैं, डबल बॉन्ड खोल दिया इसी में, और आगे दूसरा CH3CHO में हमने CH3 लिख दिया, और यहाँ CH3CO CH3 था, ये भी एसीटोन था, इसका H हमने वहां ट्रांसफर कर दिया और इनको जोड़ दिया, तो इसमें OH ग्रुप आ रहा है और कीटोन ग्रुप आ रहा है, तो इसमें ओन भी आ रहा है, और इसको बोलते तो हम अल्डिहाइड ही हैं, अल्डोल ही बोलते हैं, लेकिन इसको हम कीटोल भी बोल सकते हैं, नाम वही चल रहा है, अल्डिहाइड अल्डोल, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। लेकिन इसमें अगर मैं एसिडिक मीडियम डालूंगा तो वाटर निकल जाएगा, फिर से कहां से वाटर निकलेगा, OH, और यहाँ का एक H निकाल दो, तो डबल बॉन्ड यहाँ आना चाहिए, लिख देते हैं CH3CH3 था, ये CH3CH3 था, और उसके बाद
इसमें और इसमें हमने सी डबल बॉन्ड सी कर दिया, यहाँ का एक H और OH निकाल दिया तो यहाँ CH रह गया, बाकी आगे वही है COCH3। अब इसमें देखो कीटोनिक ग्रुप है तो कीटोन की वजह से ओन लगेगा और डबल बॉन्ड से इन, डबल बॉन्ड से इन आएगा और इससे ओन, तो इनोन बनेगा। वहां पे हमारा इन अल बन रहा था, अल अल्डिहाइड ग्रुप से, यहाँ कीटोनिक ग्रुप है और यहाँ अल्डिहाइड ग्रुप था, अल्डिहाइड से अल आ रहा है और कीटोन से ओन और इन तो डबल बॉन्ड से आ ही रहा है, इनर या इनोन बनता है इन रिएक्शन में अगर हम एसिडिक मीडियम आगे करते हैं। तो ये बात दिया गया, आप नोटिफाई रखना, याद रखना। एक छोटी सी बात अब मैं कैनिजारो को लेकर चल रहा हूँ और बाकी और भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते रहेंगे। मैं एक बार कैनिजारो रिएक्शन की ओर बढ़ रहा हूँ। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा अगली वीडियो में, तो आप देखिए कैनिजारो रिएक्शन। ये छठा पॉइंट या सातवां पॉइंट जो भी था मुझे नहीं पता, अब हम इसको कह रहे हैं कैनिजारो रिएक्शन। ये हम पहले कर चुके हैं, इसके पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं ये सब कुछ। कैनिजारो रिएक्शन होता क्या है, इसमें छोटी सी बात फिर से। कैनिजारो रिएक्शन में क्या था कि कंडीशन ये थी, आपको पता है पिछले में बता चुके हैं कि नंबर 1 इसमें अल्डिहाइड्स हो या कीटोन्स हो, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स कोई भी हो, लेकिन विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ऐसे लेने थे। और सेकंड पार्ट था कि कॉन्सेंट्रेटेड यानी 50% NaOH लेते थे, जिसको हम कॉन्सेंट्रेटेड मानते हैं, ऐसा NaH हमको लेना था। चलिए स्टार्ट करें। तो मैं एक एग्जांपल ले चल रहा हूँ कि 2 अल्डिहाइड ले लो या 2 कीटोन, मैं 2 अल्डिहाइड लेता हूँ तो आपको पता है ये सब हो चुका है कि एक अल्डिहाइड रिड्यूस हो जाएगा और दूसरा ऑक्सीडाइज, एक का बन जाएगा अल्कोहल रिड्यूस होकर और दूसरा कार्बोक्सिलेट आयन ऐसे बन जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि मैं मिक्स्ड ले रहा हूँ, मिक्स्ड कैनिजारो की बात कर रहा हूँ, तो उसमें दोनों अल्डिहाइड, एक अल्डिहाइड और कीटोन लेके चलता हूँ। जैसे देखो ये है CH3CHO, ये तो है अल्डिहाइड, इसका नाम जानते हो इथेनॉल है, अल्डिहाइड है। और ये कीटोन वही लेते हैं CH3COCH3, मतलब एसीटोन ले लेते हैं। एसीटोन का मतलब कीटोन ही तो है, कीटोन ले लिया एसीटोन। अब इनको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये है आपका इथेनॉल, इथेनॉल का मतलब अल्डिहाइड, और ये है एसीटोन, एसीटोन का मतलब कीटोन लिया है। इनका रिएक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वही 50% NaOH। अब आप देखो कि दो पॉसिबिलिटीज उठती हैं कि अभी मैंने इसमें दोनों में अल्फा हाइड्रोजन तो है ही, हमको ऐसा लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूँ, ये CR3 कर देता हूँ, CR3। यहाँ पर भी मैं CR3 कर रहा हूँ, CR3 और CR3, और नीचे लिख दूंगा कि यहाँ जो सभी मॉलिक्यूल में जो R हैं, R डैश या R डबल डैश जो भी R हैं, ये R हो गया, ये R डैश हो गया, ये R डबल डैश, जो भी R है वो सबके सब नॉट इक्वल टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं है। ये अल्डिहाइड ग्रुप है, इसके पड़ोसी कार्बन अल्फा कार्बन पे जितने भी R हैं वो हाइड्रोजन नहीं है, तो विदाउट अल्फा हाइड्रोजन हुआ। उसी प्रकार से यहाँ पे भी कीटोनिक ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप के पड़ोसी कार्बन दोनों तरफ हैं, दोनों ही अल्फा कार्बन होंगे, लेकिन उन पे जितने भी R हैं वो हमने लिख दिया है हमने साफ साफ कि वो तीनों में से कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो ये सब के सब ऐसे अल्डिहाइड कीटोन हैं जिनमें की जो विदाउट अल्फा हाइड्रोजन है। अब इनका अगर हम रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या पता है, एक ऑक्सीडाइज होता है, एक रिड्यूस। मान लीजिए इसको मैं ऑक्सीडाइज करूं और इसको रिड्यूस करूं तो क्या होगा, CR3 के साथ अगर मैं इसको CHO को अगर रिड्यूस करता हूं सपोज करो, तो CH2OH बनना चाहिए, रिड्यूस हो गया, और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा हूं तो उसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए CR3, और ये जो भी है CO, और यहाँ पे अगर ये CR3 चला जाएगा तो OH बनना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और दूसरी पॉसिबिलिटीज ये भी तो है ना कि इसका मैं ऑक्सीडेशन कर दूं CR3, इसका कर दूं COOH, ऑक्सीडेशन कर दिया, और दूसरे का रिडक्शन कर दूं तो CR3 एक तरफ कर दिया, और ये C डबल बॉन्ड होता है, इसका मैं C डबल बॉन्ड O और OH करूंगा तो ये निकालना पड़ेगा, यहाँ से हम OH कर देंगे COO नेगेटिव, ऐसा। ये CR3 में यहाँ लिख दिया COO नेगेटिव। तो मैं ये लिखना चाह रहा हूँ कि एक तो इसका ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ, सॉरी इसका कर रहा हूँ मैं ऑक्सीडेशन और इसका कर रहा हूँ रिडक्शन, तो इसको कर देंगे CHOH, सॉरी CH2OH। लेकिन इसका विपरीत अगर मैं करता हूं तो इसका अगर मैं रिडक्शन कर दूं CR3 और इसका तो CH2OH कर दें और प्लस इसका ऑक्सीडेशन कर दें तो क्या होगा, CR3 इसका CO था, आगे का CR3 फिर से उसको निकालकर COO नेगेटिव कर दिया और यहां से Na आ जाएगा। इसमें भी यहां से Na ले आता हूं, या तो इसका ऑक्सीडेशन कर दो दूसरे का रिडक्शन, या इसका रिडक्शन कर दो उसका ऑक्सीडेशन, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि ये सब होगा किसका, सवाल यहीं से उठता है कि दोनों में से होगा किसका। तो इसमें जो ज्यादा रिएक्टिव होगा ना बेटे उसका होगा रिडक्शन, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा उसका होगा रिडक्शन। तो कुल मिला के हम क्या कर रहे हैं, इसका हम रिडक्शन कर रहे थे यहाँ पर, ये देखो ये अल्डिहाइड से रिडक्शन होकर बना है और ये कीटोन से ऑक्सीडेशन होकर बना है। तो जो नीचे वाला प्रोडक्ट है, लेट मी थिंक वैसे कि वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, उसका ज्यादा रिएक्शन स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, उसी से ज्यादा बनना चाहिए। तो इसकी मैं एक बार थिंकिंग करूं और छोड़ दूं
क्रॉस कैनिजारो की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे हम इसको ले रहे हैं, एल्डिहाइड ले रहे हैं, एल्डिहाइड का रिडक्शन करें या ऑक्सीडेशन करें, लेट मी थिंक। रिएक्शन कर कौन रहा है, ये कर रहा है ना, और यही कर रहा है इसके ऊपर अटैक, तो ये सोडियम यहाँ आ रहा है। अच्छा ठीक है, 50% NaOH ले रहे हैं, इस कंडीशन में इसका हो रहा है, ये एक का ऑक्सीडेशन करता है और दूसरे का रिडक्शन, तो मैं इसको यहाँ पर ऊपर वाले को प्रेफर करूंगा, क्योंकि रूल ये लगाऊंगा कि ऑक्सीडेशन उसका होता है जो ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसका ऑक्सीडेशन होगा, और दूसरे वाले का रिडक्शन। तो इस केस में मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं, थोड़ा सा ध्यान लंबा सा हो रहा है, मैं सिंपल केस लेना चाहता हूँ। लो मैंने एल्डिहाइड बिल्कुल सेम ले लिया, सिंपल सा ले लिया, ये कौन सा है, मिथेनॉल। HCHO क्या कर दिया मैंने, सिंपलेस्ट एल्डिहाइड ले लिया, मिथेनॉल। और दूसरा भी मैं ऐसे लेना चाह रहा हूँ तो डिफरेंट था, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन ना रहे, इसमें मैं क्या करूँगा, एक फिनाइल ले लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिनाइल और CH3 ले लूँ तो कैसा रहेगा। मैं इसको सिंपल केस बनाने के लिए यहाँ पे ऐसा एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड ही लेते हैं, PH मतलब फिनाइल रिंग, या फिनाइल रिंग दिखाई दें, ऐसा रिंग के ऊपर CHO है, ऐसे लिखते हैं, रिंग के ऊपर CHO। अब बात थोड़ी साफ साफ हो जाएगी, जो मैं कहना चाह रहा था कि ये एल्डिहाइड है इथेनॉल, मिथेनॉल, पहला है मिथेनॉल यानी फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं, और ये बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड। दोनों एल्डिहाइड है लेकिन दोनों डिफरेंट है। अब इसको सब कुछ हट गया, सिंपल फॉर्म में आ गया, दो डिफरेंट एल्डिहाइड है तो मिक्स्ड ही है ना, तो मिक्स्ड कैनिजारो हो रहा है। मिक्स्ड कैनिजारो का मतलब जब दोनों एल्डिहाइड या दोनों कीटोन जो भी हो, दोनों डिफरेंट हो, तो उसको हम कहते हैं मिक्स कहते हैं, कैनिजारो रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में क्या मैं कहना चाह रहा हूं कि इसमें एक का होगा ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन, या उसका ऑक्सीडेशन इसका रिडक्शन, किसका होगा, तो बोलता है जो मोर रिएक्टिव है, इन दोनों में ये ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव क्यों है वो हम बाद में बात कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा रिएक्टिव होता है और ये लेस रिएक्टिव, तो जो मोर रिएक्टिव होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, ये रूल है। तो इसका हम ऑक्सीडेशन कर देंगे HCHO का, या लिख दूंगा HCHO का ऑक्सीडेशन होगा तो HCOO नेगेटिव और यहाँ से Na+ आ जाएगा, यानी ये बनेगा फॉर्मिक एसिड से बनेगा सोडियम फॉर्मेट। इसको मैं मिथेनॉल भी कह सकता हूँ या फॉर्मिक एसिड भी कह सकता हूँ, फॉर्मिक एसिड से बनेगा सोडियम फॉर्मेट। साफ पता लग रहा है कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, और इसका रिडक्शन कर देंगे तो यहाँ सिंपली रिडक्शन कैसे करेंगे, रिंग के ऊपर जो CHO था उसका बन जाएगा CH2OH, यानी कि बेंजाइल अल्कोहल बनेगा, बेंजाइल, ये इतना ग्रुप बेंजाइल ग्रुप है, और अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। इसका आईयूपीएसी नाम होगा 1 फिनाइल मिथेनॉल, ऐसा नाम होगा। नंबरिंग करोगे तो ये पेरेंट चेन आएगी 1, चलो छोड़ो, हमने बेंजाइल अल्कोहल कह दिया। तो आपने ये समझा कि जो मोर रिएक्टिव है वो होगा ऑक्सीडाइज, और जो लेस रिएक्टिव वो क्या होगा, जो लेस रिएक्टिव है वो होगा रिड्यूस। तो ये जो नीचे लिखा जा रहा है यही खास बात है कि लेस रिएक्टिव रिड्यूस होता है और मोर ऑक्सीडाइज। एक छोटी सी बात और, अगर इसको ऑक्सीडाइज करता तो ये पॉसिबिलिटी होती कि इसका ऑक्सीडेशन करते तो इसके ऊपर CHO से बनता COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका रिडक्शन करते तो HCH2OH यानी CH3OH भी कह सकते थे, HCH2 को CH3 कह दिया, मिथेनॉल, मिथेनॉल ये बनता, और इसका बनता बेंजोइक एसिड। अब वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये वो प्रोडक्ट बनेंगे या ये बनेंगे, क्या बनेंगे, तो हम इनको तो काट रहे हैं, ये नहीं बनेंगे, बल्कि ये पॉसिबिलिटी है। कारण ये लिखा है कि जो मोर रिएक्टिव होता है वो ऑक्साइड होता है, तो इसको हम ऑक्साइड करेंगे ना कि रिड्यूस, ऑक्साइड करेंगे ना कि रिड्यूस, और लेस रिएक्टिव को हम करेंगे रिड्यूस, जैसे कि हमने यहाँ कर रखा है, ना कि ऑक्सीडाइज। अब एक बात है कि ये मोर रिएक्टिव क्यों है और ये लेस रिएक्टिव क्यों है। देखिए सिंपल सी बात है कि इसमें H ग्रुप है और इसमें रिंग है, रिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, और यहाँ हम H या R मतलब कोई भी कार्बन चेन में लगा सकते हैं, R हो तो इलेक्ट्रॉन भेजने का काम करता है और इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का काम करता है। इसी कारण से रिएक्टिविटी का फर्क पड़ता है, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर जो रिएक्टिविटी होती है ऑक्सीडाइज रिड्यूस होने के लिए, उसके प्रति कैसे असर पड़ेगा वो हम अगले में करेंगे। फिलहाल आपने ये बात याद रखनी है कि जो मोर रिएक्टिव है वो ऑक्सीडाइज होगा और जो लेस रिएक्टिव है वो रिड्यूस। इतनी बातों को आप यहाँ देख लो, फिर मैं कुछ और बात, रिएक्टिविटी एक अलग पूरा टॉपिक आ रहा है कि डिफरेंट एल्डिहाइड कीटोन्स की रिएक्टिविटी को लेकर कैसे रिएक्शंस होंगे, और रिएक्टिविटी ऑर्डर्स तरह तरह के एल्डिहाइड कीटोन का कैसे निकाला जाएगा, एरोमेटिक हो, एलिफेटिक हो, सिंपल हो, मिक्स्ड हो, सबका निकाला जाएगा। वो एक टॉपिक ले लेते हैं अलग से। ओके बच्चों, आज यहाँ मैं रोक रहा हूँ, ये कैनिजारो तक हमने बात की, ओवर, थैंक यू।